all of you, and today we will discuss about the new chapter oscillation, and welcome all of you to our channel Zero of Physics। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ओसिलेशन के बारे में। तो पहले जान लेते हैं कि ओसिलेशन चैप्टर के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक है उसका डेफिनेशन। ओसिलेशन का डेफिनेशन क्या क्या होता है, कैसे हम डेफिनेशन के थ्रू से ओसिलेशन को समझें, और उसके बाद पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन किसे कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहा जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम एंड सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें जो नहीं समझने से ओसिलेशन का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो ओसिलेशन को समझने से पहले ये सबको जानना पड़ेगा कि ये इसका डेफिनेशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन किसे कहा जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि ओसिलेशन का डेफिनेशन क्या है। अगर एक पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो, मान लो ये एक पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल अगर अपने पोजीशन से इधर और इधर जा रहा है तो उसी को ओसिलेशन कहेंगे। ठीक है, कोई भी पार्टिकल, एनी पार्टिकल मूव और हैव motion from its position is called oscillation। कोई भी पार्टिकल अगर अपने पोजीशन से ओसिलेट हो रहा है, इधर इधर जा रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे हम, ओसिलेशन कहेंगे। लेकिन ओसिलेशन और वेव के बीच में हमेशा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ओसिलेशन का जो हम डायग्राम करते हैं उसका डायग्राम ऐसे होता है। तो कुछ बच्चे समझते हैं कि इसको वेव भी कहा जाता है, लेकिन ओसिलेशन और वेव दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, ओसिलेशन क्या है, एक पार्टिकल अपने पोजीशन से ओसिलेट, मतलब कुछ मोशन के वजह से इधर उधर अगर होगा तो उसी को ओसिलेशन कहा जाएगा। ठीक है, ओसिलेशन इज नथिंग बट द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, मोशन ऑफ द पार्टिकल। दो टाइप के मोशन होते हैं। फर्स्ट वन इज द पीरियोडिक मोशन, एक होता है पीरियोडिक मोशन, और 2 नंबर में आता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन हम किसे कहेंगे, पीरियोडिक मोशन उसी को कहा जाएगा जहां पर पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब उसी मोशन को पीरियोडिक मोशन कहा जाएगा जिसमें वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो फिर से रिपीट करेगा। जैसे कि तुम लोग स्कूल जाते हो, स्कूल कितने बजे जाते हो, 8 बजे जाते होंगे, तो 8 बजे एक दिन का खत्म हो गया 1 बजे तक, फिर अगले दिन फिर उसी टाइम से 8 बजे से 1 बजे तक उसी स्कूल में ओपनिंग होगा, फिर अगले दिन फिर उसी 8 बजे से 1 बजे तक रिपीट होगा। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम में अगर अपना पोजीशन और अपना मोशन रिपीट हो रहा है तो उसी को क्या कहा जाएगा, पीरियोडिक मोशन कहा जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू में समझेंगे तो अपने घर में, सबके घर में होगा वॉच, क्लॉक। तो वो क्लॉक में देखना कि मतलब 12 बजा है, तो एक राउंड कंप्लीट करके फिर वही 12 बजे ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर समझना चाहे तो ये एक वॉल हो गया, एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, 2 सेकंड या 5 मिनट में ये बच्चा यहाँ से चढ़ के यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, 5 मिनट में ये पहुँच गया, नीचे ऊपर पहुँच गया, फिर ऊपर से नीचे आ गया, और अगले 5 मिनट में फिर ये बच्चा इधर से इधर जाने को फिर 5 मिनट लग रहा है। तो इसका जो मोशन हो रहा है कुछ पर्टिकुलर टाइम में, मतलब कितना टाइम में, 5 मिनट में वो बच्चा अगर उसी सेम पोजीशन में पहुंच गया, उसका मोशन वही रिपीट हो रहा है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, देन उसी को क्या कहेंगे हम, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे ऑसिलेटरी मोशन किसे कहा जाता है। ऑसिलेटरी मोशन किसे कहेंगे, अगर
कोई भी पोजीशन है, मान लो ये एक बॉब हो गया, ये एक स्ट्रिंग एक रस्सी से एक पत्थर को बांध देंगे, ठीक है। और ये अगर अपने मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन ये भी समझेंगे कि मीन पोजीशन किसे कहा जाता है, ठीक है। अगर अपने मीन पोजीशन से इधर और इधर जाएगा तो उसी को क्या कहा जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन कहा जाएगा। पीरियोडिक मोशन के डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या कहता है, द मोशन ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी पीरियोडिक। उसी मोशन को पीरियोडिक तब कहा जाएगा जब इफ इट पोजेसेस थ्रू सिमिलर कंडीशन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कुछ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो अपना पोजीशन और अपना मोशन फिर से रिपीट करेगा। जो पहले रिपीट किया था पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अगर 2 सेकंड में कर रहा है तो आफ्टर 2 सेकंड इट रिपीट दैट सेम पोजीशन और सेम मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसी पार्टिकल सेम मोशन और सेम पोजीशन रिपीट करेगा उसी 2 सेकंड के बीच में, तो उसी को क्या कहा जाएगा, पीरियोडिक मोशन कहा जाएगा। ऑसिलेटरी मोशन का डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा, मोशन ऑफ एन बॉडी, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स। तो ऑसिलेटरी मोशन किसे कहेंगे, अगर एक बॉडी यहाँ पर एक बॉडी है, मान लो ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जहां पर वो स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जहां पर वो स्टेबल होगा, ठीक है। मान लो ये एक कटोरी है, ठीक है। कटोरी के बीच में एक अंडा रख देंगे, ये मान लो एक अंडा हो गया, ठीक है। ये अंडे को अगर यहाँ तक ले जाएंगे और छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। ये फिर अपने जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे आके रुक जाएगा। ये हो गया इस तरफ। अगर इस अंडे को फिर से इस तरफ लेंगे फोर्स देके तो ये रहेगा क्या, ऊपर नहीं रहेगा, ये नीचे आ जाएगा। तो जहाँ से शुरू होके फिर उसी पोजीशन पे आके रुकता है, उसी पोजीशन को हम क्या कहेंगे, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर, जहाँ पे वो बॉडी स्टेबल होके रहेगा। यहाँ पर स्टेबल होके रहेगा क्या, नहीं रहेगा, यहाँ पर स्टेबल होके रह रहा है। तो ऑसिलेटरी मोशन कहा किसको कहेंगे हम, अगर एक बॉडी ऑसिलेट हो रहा है अपने मीन पोजीशन से और अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जहाँ से वो स्टेबल है वहीं से ऑसिलेट हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है और अपने मीन पोजीशन को फिर से वापस आएगा, किसकी वजह से, रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो इसके एक वर्ड आया है, देखो, रेस्टोरिंग फोर्स। तो रेस्टोरिंग फोर्स किसे कहा जाएगा समझेंगे। तो रेस्टोरिंग फोर्स का इतना बंद कर लो, क्या है ये, रेस्ट है कि नहीं। तो उसी फोर्स के वजह से, जिस फोर्स के वजह से एक पार्टिकल अपने मूव कर रहा है और एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक आ रहा है रेस्ट के लिए, उसी को क्या कहा जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स कहा जाएगा, ठीक है। देखो डेफिनेशन, मीन पोजीशन समझ लिए, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, ये ऊपर का पोजीशन जहां तक वो जा सकता है उसी को कहा जाएगा क्या, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो मीन पोजीशन हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। फिर देखो रेस्टोरिंग फोर्स किसे कहा जाएगा, द फोर्स फॉर विच ए पार्टिकल टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन से जिस फोर्स की वजह से वो नीचे आ रहा है, यहाँ पर रख के छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर नहीं रहेगा, वो नीचे आएगा। जिस फोर्स के लिए वो नीचे आ रहा है उसी को क्या कहा जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स कहा जाएगा, ठीक है। और एक देखो हार्मोनिक ऑसिलेशन किसे कहेंगे, ये हो गया पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, रेस्टोरिंग फोर्स। फिर समझेंगे कि हार्मोनिक ऑसिलेशन किसे कहा जाएगा, ठीक है। ऑसिलेशन तो समझ लिए हम कि अपने मीन पोजीशन से साइड होगा, ठीक है। लेकिन हार्मोनिक मोशन किसे कहा जाएगा, देखो ऑसिलेटरी मोशन और हार्मोनिक मोशन सेम है क्या, किस किस टाइम पर सेम है, लेकिन उसका एक कंडीशन है। क्या है उसका कंडीशन, इट इज सेड टू बी, इट इज मतलब क्या, उस ऑसिलेशन को हार्मोनिक ऑसिलेशन तब कहा जाएगा जब डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो रहा है, इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन एंगल।
जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, अगर हम उसको साइन और कोसाइन एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसी को क्या कहा जाएगा, हार्मोनिक ऑसिलेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो क्या ऑसिलेटरी मोशन और हार्मोनिक ऑसिलेशन दोनों सेम है? सेम है। कब? तब जब उस ऑसिलेशन को, ऑसिलेटरी मोशन को हम साइन और कोसाइन एंगल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वरना अगर हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो उसी को हार्मोनिक ऑसिलेशन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो ऑल ऑसिलेटरी मोशन कैन नॉट बी हार्मोनिक ऑसिलेशन, बट 99% भी कह सकते हैं ऑल हार्मोनिक ऑसिलेशन इज द ऑसिलेटरी मोशन। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, याद रखना। सारे ऑसिलेटरी मोशन हार्मोनिक ऑसिलेशन नहीं होते, लेकिन सारे हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑसिलेटरी मोशन हो सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया कंप्लीट। कहाँ तक? हार्मोनिक ऑसिलेशन एंड रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स का मेन रोल यहाँ पर है ऑसिलेशन की जगह पे, तो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि रेस्टोरिंग फोर्स किसे कहा जाएगा। अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, मूव करके अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया है, और एक्सट्रीम पोजीशन नहीं तो कुछ भी पोजीशन में गया है, तो उसी को अपने मीन पोजीशन को लाने के लिए और रेस्ट पोजीशन में आने के लिए जो फोर्स लगेगा उसी को क्या कहा जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद समझेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहा जाएगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स का एक्सप्रेशन हम देखेंगे, उसका डेफिनेशन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो उसका डेफिनेशन और उसका एक्सप्रेशन क्या होगा देखेंगे। ठीक है, तो मान लो अगर यहाँ पर एक बॉडी है, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन O में है, और यहाँ पर इतना दूर तक x डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका। ठीक है, तो x डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर पहुँच गया वो बॉडी कुछ टाइम के बाद, तो एक फोर्स है F जो उसको अपने मीन पोजीशन की ओर खींचेगा। ठीक है, अपने मीन पोजीशन की ओर खींचेगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ है, x ऐसे, और F जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो ये हमेशा रेस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन किसके साथ हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मान लो ये तो यहाँ पर हो गया डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये बॉडी यहाँ पर है मीन पोजीशन में, यहाँ तक आ गया। ठीक है, x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है मीन पोजीशन से, x है, तो और एक फोर्स पड़ रहा है F जो इस पोजीशन से मीन पोजीशन तक खींचेगा, उसको क्या कहा जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाएगा। तो हमेशा यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमेशा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स x के साथ प्रोपोर्शनल है, डिपेंड कर रहा है, लेकिन उन दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा, रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन उसी के ऑपोजिट में होगा। ठीक है, तो और उसके पावर क्या होगा, x टू दी पावर n के साथ प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कि ये जो x टू दी पावर n हो रहा है, ये n का वैल्यू कितना होगा, हमेशा ऑड नंबर होगा, मतलब 1, 3, 5 ऐसे होगा। क्यों? मान लो यहाँ पर हम इवन लेंगे। ठीक है, मान लो इफ n इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, तो x का जो हम लेंगे, क्या लेंगे, उसका पावर लेंगे। देखो, दैट इम्प्लाइज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x टू दी पावर 2। तो कितना हो जाएगा, देखो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 होगा, तो -x इंटू -x, बाकी नहीं। एक्सक्यूज मी, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और x इंटू x स्क्वायर हो गया। पावर उतना रहेगा, लेकिन ये जो माइनस था वो प्लस हो गया, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स पड़ रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, प्लस साइन का मतलब वही है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। हमेशा रेस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसीलिए हम इसका इवन पावर नहीं लेंगे। इवन पावर नहीं लेंगे। रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड टू द पावर n, जहां पर n इक्वल टू 1, 3, 5 और नंबर होगा। ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में आता है। ठीक है, फिर देखो
सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहेंगे? तो रेस्टोरिंग फोर्स का हम देख चुके हैं। रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट माइनस टू दी पावर n। जब ये n इसका पावर 1 हो जाएगा तो उसी को क्या कहा जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाएगा। और उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? SHM। ठीक है, S फॉर सिंपल, S फॉर सिंपल, H फॉर हार्मोनिक और M फॉर क्या होगा? मोशन। ठीक है, जब ये n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो उसी को क्या कहा जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमेशा याद रखना स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, ये एक क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन के को छोड़ के बाकी सब होगा, उसका मोशन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है तो उसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहा जाएगा। मान लो तुम स्विंग कर रहे हो, ऐसे स्विंग कर रहे हो डोली में। ठीक है, तो स्विंग करोगे तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, तो उसका अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसका क्या होगा? स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो उसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन कभी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन उसको कहा जाएगा जहां पर उसका ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। x टू द पावर 1 और डिस्प्लेसमेंट टू द पावर 1 का मतलब क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर 2 हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर स्ट्रेट लाइन हो रहा है मोशन उसका तो उसी को ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाएगा। ठीक है, अगर उसका एम्पलीट्यूड यहाँ से ले रहे हैं इसका एम्पलीट्यूड कितना, जितना दूर तक जा रहा है उसका एम्पलीट्यूड अगर छोटा छोटा लेंगे, मान लो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इसको हम एक छोटा वाला स्ट्रेट लाइन समझ सकते हैं। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कम करेंगे तो उसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज द मोशन इन व्हिच रेस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जो रेस्टोरिंग फोर्स है F वो प्रोपोर्शनल किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझेंगे, पहले डेफिनेशन समझ लो। वो डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल होगा। किस डिस्प्लेसमेंट? मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर या नीचे हुआ है। ठीक है, एंड ओपोजेस इट्स इंक्रीज, मतलब ये फोर्स किसको वो ओपोज कर रहा है? उसी का मोशन को इंक्रीज जो कर रहा है उसी को ओपोज कर रहा है, मतलब डिक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, मान लो ये एक बॉडी हो गया, यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन है। तो ये अगर अपने मीन पोजीशन, ये वाला ओ क्या है? उसका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से वो पी पॉइंट तक गया है। ठीक है, पी पोजीशन तक गया है। तो पी पोजीशन से ये वाई एक्सिस है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? वाई के टर्म में होगा। तो ओ से पी तक जो गया है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? वाई हुआ है। ठीक है, फिर एक फोर्स उस पोजीशन से अपने मीन पोजीशन तक खींचेगा, खींचने में हेल्प करेगा, तो उसी को क्या कहा जाएगा? रेस्टोरिंग फोर्स F कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या बोला है? उसके साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल होगा, डिपेंड करेगा। और ओपोज कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट ओपोज कर रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ तक उसको ओपोज कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो यहाँ पर माइनस साइन लगेगा। ठीक है, और हमेशा मैं बोली थी कि डिस्प्लेसमेंट टू दी पावर n जो है n टू दी पावर n इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो F इक्वल टू कितना हो गया? माइनस KY हो गया। माइनस KY क्यों? यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को जब इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया इक्वेशन 1। ऑल्सो फोर्स का मतलब हम क्या समझे हैं? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास क्या है? मास ऑफ द बॉडी। यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका मास मान लो m है। ठीक है,
एक्सेलरेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर कैसे हुआ है देखो, मान लो y डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू y, तो इसका हम अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम dy बाय dt कर लेंगे तो उसी को क्या कहा जाएगा, वेलोसिटी कहा जाएगा। ठीक है, इसका अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे, मान लो वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव करने से क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, dv बाय dt इक्वल टू एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो d बाय dt और वेलोसिटी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, dy बाय dt। तो क्या हो गया इसका, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, ए मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, मास की जगह पे m, एक्सेलरेशन की जगह पे डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर। ये भी रेस्टोरिंग फोर्स है, ये भी रेस्टोरिंग फोर्स है। तो फोर्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसका एलएचएस साइड क्या है, सेम है। एलएचएस साइड सेम मतलब उसका आरएचएस भी क्या होगा, सेम होगा। तो कंपेयर करने से इक्वेशन 1 का क्या आ गया देखो, माइनस के वाई आ गया और इक्वेशन 2 का क्या आ गया, m इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन को उल्टा लिख देंगे, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर माइनस के बाय एम यहाँ पर आ गया, m यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो k बाय एम की जगह पे क्या लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये हो गया उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो अगर ये आ सकता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ से लिखना पहले क्या, उसका डेफिनेशन, उसके बाद ये डायग्राम में थोड़ा समझा देंगे कि अब एक पार्टिकल है ओ पोजीशन पे, उसका मेन पोजीशन ओ है और वाई डिस्प्लेसमेंट होके कहाँ गया है, पी पोजीशन तक गया है। एक फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स एफ काम कर रहा है उसको अपने मेन पोजीशन की तरफ आने के लिए, तो वो किसके साथ प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। लेकिन वो जो ओपोज कर रहा है उसी के लिए एक माइनस साइन लगेगा। प्रोपोर्शनल है, इक्वल टू करने के लिए एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे। और एक डेफिनेशन से अगर देखेंगे तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन की जगह पे डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर, बोथ इक्वेशन कंपेयर करेंगे, तो उसके बाद ये हो गया उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा।